एफएम के सभी श्रोताओं का अनीता ग्रेजा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सलाम और आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे बीच में प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी मौजूद हैं और ये ऐसी शख्सियत है जिनको मैं एक अपनी 4 लाइनों के साथ इनका वर्णन करना चाहूंगी। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर कर तो देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। इनकी शख्सियत को बयान करते करते शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएं सर, पर आपका जो वर्णन है, आपकी जो शख्सियत है, आपका जो आचरण और व्यवहार है, उससे मैं रूबरू हो चुकी हूं। और सर के साथ जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पारिवारिक माहौल बना हुआ है। सर सांस्कृतिक, भारतीय साहित्य, संगीत के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ जोड़ने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मैं सर की शख्सियत के बारे में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो मुकाम बनाया, इन्होंने जो हौसला दिखाया, वो हौसला लगातार चलता रहे और सर आने वाली पीढ़ी आपके नक्शे कदमों पर चले, ताकि हम भी आपके जैसा कुछ साहित्य को दे पाएँ और अपने हिंदी विभाग और हिंदी साहित्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुँचा पाएँ। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने साहित्य और संगीत का तालमेल बिठाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य और संगीत बिल्कुल अलग अलग धाराएं हैं, तो आपको इसका तालमेल बिठाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयास करना पड़ा, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी जिसके मैं लायक नहीं हूँ। मैं आज भी साहित्य और संगीत का एक विद्यार्थी हूँ, आज भी उसको समझने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ और जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अब आती है कि साहित्य और संगीत का समन्वय कैसे किया। सरस्वती के एक हाथ में वेद है और एक में वीणा, अर्थात एक साहित्य जीवी को कहीं ना कहीं संगीत जीवी होना चाहिए और एक संगीत जीवी को कहीं ना कहीं साहित्य जीवी होना चाहिए। दोनों का जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक परेशानी है। हुआ ये कालांतर में कि जिसने वेद पकड़ लिया उससे वीणा छूट गई, बिल्कुल ठीक, और जिसने वीणा पकड़ी उससे वेद छूट गया। तो ये जो तालमेल था ये बिगड़ गया। जब हम राग संगीत की बात करते हैं, जब हम गाते हैं या बजाते हैं, तो उसका भाव पक्ष बहुत प्रबल होता है। अब राग कौन सा भाव कह रहा है, अगर गायक को या वादक को ये नहीं पता, गायक को ये नहीं पता रादर, तो वो शब्दों का चयन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। जैसे हमारे एक राग है जिसका नाम है मालकोस, बहुत गंभीर राग है, रात को 10 बजे के आसपास शाम को गाया जाता है। उसके जो शब्द उसमें गढ़े हैं मेरे फादर ने, जो अनंग रंग के नाम से लिखते हैं, उनका नाम है स्वर्गीय आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। उनकी एक कॉम्पोजिशन, एक बंदिश का अर्थ ये होता है कि जो ताल में बंधी हो, जो राग में बंधी हो, जो साहित्य में बंधी हो, ये सब चीज़ों में जो बंध के चलती है, दैट इज कॉल्ड बंदिश। एक सीरियल भी देखा होगा आपने। हाँ जी। तो उसका जो शब्दों का चयन था, क्योंकि गंभीर राग है, कि भरी गगरी बनी मौन रही है, क्या बात है, अध जल गागर छलकत जाए, करे कोलाहल सुजस न पाए। तो इन दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है और मुझे ये करना नहीं पड़ा। मेरे घर में जो मेरे पिता थे वो साहित्य और संगीत दोनों के प्रेमी थे। उर्दू पर भी उनका उतना ही प्रभाव था। मेरा जन्म रामपुर का है, जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू शायरी का बहुत प्रभाव है। हिंदी मेरे घर में थी, तो इस तरीके से संगीत भी मिला। संगीत का अर्थ होता है सम्यक गीत, जहाँ सम वर्ड आ जाए उसका अर्थ है सम्यक। सम्यक का अर्थ है भली भांति। जो गीत गाया जाए वो संगीत है। गीत के 4 पक्ष होते हैं, वो भी उसके अंदर आने चाहिए। तो इनका तालमेल बिठाने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी कम से कम मुझे तो नहीं हुई, और ये इसलिए हुआ कि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ। सर मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगी, जैसे आप संगीत के साथ इतने जुड़े हुए हैं, भावनात्मक आप में प्रवृत्ति बहुत अच्छी है,
तो मुझे लगता है कि आप थोड़े खुश मिजाज भी होंगे और आपकी पत्नी आपसे बहुत खुश रहती होगी, क्योंकि संगीत और पत्नी का संबंध बहुत अच्छा होता है और आपके जब भावों को आपने बताना होता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि पूरी जो मेरी जवानी थी या यंग एज, वो समाज के साथ नहीं सर, अभी भी टोकूंगी कि आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं सर। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। वो मेरी सारा जो समय था, जो पत्नी का समय होना चाहिए, वो समाज में लग गया। तो उन्होंने 2 बच्चों को पाला, बड़ा किया, उनको संस्कारी बनाया। अब जब बच्चे अपने अपने स्थान पे है, लड़की की शादी हो चुकी है, बेटा नौकरी कर रहा है, उनके बच्चे हैं, तब हम पति पत्नी एक दूसरे को समय दे पाए हैं। तो अब हम खुश रहते हैं आपस में। और सिर्फ गंभीर, ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा हास्य की बात करता है वो वास्तव में बड़ा गंभीर होता है, अंदर से दुखी होता है। गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन इतना गंभीर भी ना हो कि आदमी आपके पास बैठना ही बंद कर दे कि ये तो हमेशा रोता रहता है। तो हास्य का पुट आवश्यक है। साहित्यकारों का आसपास मैं रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा नाम ही सौभाग्य है कि मैं साहित्यकारों के बीच भी रहा। तो आपको उत्साह भी बहुत नजर आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल, उत्साह मेरे बेटे का नाम है, उन्नति मेरी बेटी का नाम है। तो हम लोग नाम भी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि साहित्य से जुड़े हैं, साहित्य में जुड़े हैं, और जो ऐसे नाम जो आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हो। बिल्कुल ठीक सर। वर्धन मीन्स बढ़ाने वाला। जैसे मेरा नाम है सौभाग्य वर्धन, जो मेरे पिता ने रखा, सौभाग्य का वर्धन करने वाला, वैसे ही उत्साह का वर्धन करने वाला, ये सब साहित्य है। बहुत अच्छे से। उन्नति का वर्धन करने वाला, मेरी पोती है प्रशस्ति वर्धन, ख्याति वर्धन। तो ये सारा एक साहित्यकार अगर आप है, थोड़ा बहुत समझते हैं साहित्य को, तो आप नाम भी ऐसे रखेंगे। तो साहित्य आपको मेरे परिवार में हर जगह झलकेगा। दूसरी बात ये कि मुझे सुनने का बहुत शौक है। बहुत सही सर। सर आज के समय में लोग बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, तो ये दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि क्षमता अगर सुनने में होगी तो बोलने में वो निखरता आ जाती है। तो सर आज आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये सुनने को बहुत कम मिलता है कि मुझे सुनना पसंद है। सुनना पसंद है, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ। और पढ़ना पसंद है। पढ़ना पसंद। पहले तो किताबें मिल जाती थी, आजकल किताबों का चलन थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने एक प्रयोग किया है, लोग फेसबुक देखते हैं पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए, लेकिन मैं वहाँ भी साहित्य ढूंढता हूँ। बहुत अच्छे सर। तो सर आपका कोई चैनल या कुछ ऐसा है जो आपने नया प्रयास किया हो? जी, मेरे नाम से, सौभाग्य वर्धन के नाम से यूट्यूब चैनल है। बहुत उसमें पूरे भारत के जो अच्छे कवि हैं, जिनकी कविताएं मेरे हृदय तल को छू जाती हैं, उनसे अनुमति प्राप्त करके मैं उनकी कविताएं, उनके नाम और उनके फोटो के साथ अपने चैनल पर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 450 के आसपास कविताएं मैं आज तक पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छे सर। और इससे अच्छी बात यह है कि मेरा साहित्य का एक परिवार इतना बड़ा बन चुका है कि जिन जिन की रचनाएं मैं पढ़ता हूँ उस परिवार से जुड़ जाते हैं। तो जितना वो बन चुका है वो आप सोच नहीं सकते, वो वही समझ सकता है जो उस परिवार में जुड़ा हो। जी सर, जैसे आप ये हिंदी के बारे में, हिंदी नाम के बारे में कि आपने अपने परिवार के लोगों के नाम भी हिंदी के ऊपर रखे, तो इसी पे चंद लाइनें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, जो भूली ना जा सके ऐसी दास्तान है। हिंदी के बिना हर हिंदुस्तानी बेजान है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा ईमान है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि हमें हिंदुस्तानी होते हुए हिंदी को कभी भूलना नहीं चाहिए, और इसके लिए आप जैसे महानुभावों की आज देश को बहुत ज्यादा जरूरत है सर। तो इसी पे एक क्वेश्चन आपके लिए कि जी। आप इतनी कविताएं सुनते हैं, लिखते हैं, तो आपने कुछ कविताएं मुझसे लिखी भी होंगी? नहीं, देखिए मैं लिखना मैं चाहता नहीं लिखना, सच बात यह है। मैं बस सुनना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अच्छी कविताएं सुनने को मिल जाए, वो मेरी ग़िज़ा है, वो ही मेरा खाना है। अच्छा लगता है पढ़ के, दाद देना भी अच्छा लगता है। बड़ा मुश्किल काम है ये सबसे मुश्किल काम है सर। आज अगर मैं लिखना शुरू कर दूं कविताएं तो मैं किसी को दाद नहीं दे सकता। बिल्कुल। मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं, मैं लोगों से ही लेता हूं। मैं तो साहित्य का भिखारी हूं, लोगों से प्राप्त करता हूं, अपना पेट भरता हूं। अच्छी कविता जब पढ़ने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है, तो लगता है एक हफ्ते की तृप्ति हो गई। तो जिस दिन मैं लिखना शुरू कर दूंगा
उस दिन बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सुनना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है। लिखता हूँ मैं संगीत में, क्योंकि बेसिकली मैं एक संगीत का ही विद्यार्थी हूँ, संगीत का प्रोफेसर रहा। तो संगीत में मेरी कुछ किताबें हैं, लेकिन चूंकि आपके कार्यक्रम का नाम साहित्य सर्जन है, तो यहाँ हम साहित्य की बात ही ज़्यादा करेंगे। जी। तो सर, जैसे आपने अभी एक बात बोली, तो आपके चरित्र के साथ ये बहुत ही वाकफियत होती है कि फल नीवियां रुखाणु लगदा ते उच्चा होया मारा गया। मतलब ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी और हम अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सर, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। कि पंछी जितना मर्जी ऊपर उड़ ले, शाम को उसे कहाँ आना पड़ता है? अपने घर में। इसलिए यहाँ से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। गिरने का खतरा ही नहीं है। उड़ेंगे तो गिरेंगे ना, तो उड़ो ही मत। तो इसलिए ज़मीन के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन पे चलते रहो और आसमान को छूने की कोशिश करो। जी, सर जी। सर, साहित्य और संगीत का तालमेल दृष्टिकोण बहुत अलग है। तो जैसे आपने इस तालमेल को बिठाया, तो इसके पीछे आपको प्रोत्साहित करने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो लगा कि आपको कि हाँ, मैं इसको देखकर ऐसा बनना चाहता हूँ और इन दोनों के तालमेल और दृष्टिकोण को अलग दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ? मेरे पिता, उन्होंने तकरीबन 5,500-6 हज़ार बंदिशें लिखी हैं। बंदिशें वही जो हाँ मैंने जी, बताया हाँ जी। आपको, वो अनंग रंग के नाम से लिखते हैं। तो वो जो मैं पढ़ता हूँ, उनकी कॉम्पोजिशंस जो मैं देखता हूँ, जो रागों के भाव के हिसाब से लिखी गई है, तो अपना एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो मुझे किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है। और फिर जब आप गुरु बन गए, तो आपका काम है कि सामने वाले के मस्तिष्क के अंधकार को दूर करना, तो बांटना है। बिल्कुल सही। जिसको जितना चाहिए वो ले जाए। तो देते सबको समान रूप से है। अब कौन कितना ग्राह्य कर पाता है, ये उसकी क्षमता है। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जब आप बचपन से ऐसे जगह रहे हैं जहाँ पे हमेशा संगीत की और साहित्य की चर्चा होती रही हो। हमारी जो माँ है वो इलाहाबाद की हैं, और इलाहाबाद की महादेवी वर्मा है। बहुत अच्छे सर। और उनका हमारे घर आना जाना होता था, तो इसलिए साहित्य हमेशा से साथ में रहा। और जहाँ मैं रहा हूँ, रामपुर, वहाँ एक एग्जीबिशन लगती थी 1 महीने की, नवाब साहब कराया करते थे। उसके अंदर एक दिन ड्रामा होता था, एक दिन गज़ल होती थी, एक दिन मुशायरा होता था, एक दिन कवि सम्मेलन होता था। तो अलग अलग चीज़ें होती थी। तो हम सुनने जाते थे बचपन में। हमारी बुआ जी अनपढ़ थी, लेकिन लिख पढ़ लेती थी। मतलब कहीं कॉलेज स्कूल में भी एक शब्द है, पढ़ा लिखा पर ऐसा ज्ञानी जिसमें ज्ञान की क्षमता हम लोगों से ज्यादा है। तो अनपढ़ के पीछे भी वर्ड है जी, पढ़। जी। तो उनकी स्कूलिंग या कॉलेज नहीं गए वो, लेकिन लिखते पढ़ते थे, गाने गाते थे घर में बड़े अच्छे। उस जमाने में के.एल. सहगल के और इन सब के गाने वो हम सुनते रहते थे। तो वहाँ एक कवि सम्मेलन था, उसमें गोपाल दास जी नीरज आए थे। उनकी कविता जो उन्होंने ताजी लिखी थी वो उन्होंने सुनाई। तो उनका ये था कि एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार रिपीट करते थे और स्लो बोलते थे। तो हम वहाँ लिखते रहते थे। ओके। तो उनकी कविता हमने लिखी, रात को लिखी, और सुबह कंपटीशन में मुझे जाना था जहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे। अच्छा। तो उनकी कविता थी कि सुख के साथी मिले हजारों ही, लेकिन दुख में साथ निभाने वाला नहीं मिला। बहुत अच्छे। जब तक रही बहार उम्र की बगिया में, जो भी आया द्वार चांद लेकर आया, पर जिस दिन झर गई बहारों की पखुरी, मेरा आंसू मुझ तक आते शर्माया। क्या बात है सर, बहुत और अच्छे। तन के तीर तैरने वाले मिले सभी, मन के घाट नहाने वाला नहीं मिला। सुख के साथी मिले हजारों ही, लेकिन। तो वो लिख ली थी। रात को घर पे जाके वो कविता पढ़ी 2-3 बार, और नेक्स्ट डे ये नहीं पता था कि वहाँ पे वो मुख्य अतिथि है। जब कविता मैंने पढ़ी तो नीरज जी ने मुझे गोदी में उठा लिया। तब मैं 6ठी-7वीं में था। हिंदी अच्छी थी क्योंकि हिंदी के घर में रहा था। बुआ जी पढ़ाने वाली थी, बुआ जी बहुत सी, क्योंकि बहुत शौकीन थी वो। हाँ। तो वो उनसे शब्दों का अर्थ समझा। तो नीरज जी ने एक बात कही जो जीवन में मेरे लिए सबसे बड़ा
एक उत्साह कह लीजिए या आशीर्वाद कह लीजिए कि नीरज को नीरज पहली बार सुन रहा है। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़े सम्मान की बात है जी। ये सर। तो वहाँ से थोड़ा सा उत्साह मिलता रहा। तो उसके बाद फिर और लोगों को भी पढ़ना शुरू किया। हरिवंश राय बच्चन जी को मधुशाला नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ी। उनकी कविता मुझे बहुत अच्छी है, बहुत पसंद। मैंने कंपोज भी किया गज़ल, वो बच्चों को सिखाई भी थी कि क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो चुका है बोझ भारी, और क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। बहुत अच्छे। तो ये इन लोगों को मैंने पढ़ा है, सुना है, तो बड़ा अच्छा। मैं तब तो खैर तरन्नुम में नीरज जी को तरन्नुम में गाता था। आज भी एक प्रोग्राम होता है हर महीने के पहले रविवार को, उसमें मैं कभी कभी बोलता भी हूँ। तो उसमें मैंने एक नीरज जी की कविता उन्हीं के अंदाज में सुनाई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लोगों को वो यादें ताज़ा हो गई। तो बात फिर वहीं आती है कि अगर संगीत है तो साहित्य है, साहित्य है तो संगीत है। संगीत की देवी ने जब कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं किया तो हम करने वाले कौन होते हैं। जी। तो सर मैं जैसे ही मैं आपको ये कविताएं बोलती हैं या फिर ये किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ आप समन्वय स्थापित करते हो, तो जो आपके भाव है वो आंखों तक आ रहे हैं बट आप उसको छिपा रहे हो, तो क्या कवि को अपने भावों को कभी छिपाना चाहिए? मैं कवि नहीं हूँ, कवि दिल से है सर आप कहने से कवि नहीं बनता, कवि दिल से बनता है, कभी भावनाओं से बनता है, कभी अपनी क्षमता से बनता है। तो आप मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हमें अपनी भावनाओं को छिपाना चाहिए या खुलकर किसी कलम के साथ कहीं भी पेज पर लिख देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब भी मैं कोई कविता मुझे पसंद आती है तो उसको कम से कम 10 या 12 बार पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। वो इसलिए कि इसके अंदर जो राइटर है, जो साहित्यकार है या कवियत्री है, वो क्या भाव देना चाहती होगी। जब भी आत्मसात हो जाए कविता, उसके बाद उसको पढ़ना चाहिए। तब जो जिसने कविता लिखी है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो भाव वो देना चाहता था या देना चाहती थी वो मैं दे पाया हूं, तो मेरा प्रयास सार्थक होता है। सार्थक, बिल्कुल ठीक सर। तो ये मेरा प्रयास रहता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, भावावेश में रोना शुरू कर दें, ऐसा हुआ है एक दो बार। होता है सर, हाँ जी। एक दो बार कविता पढ़ते पढ़ते मेरे भाव ज़्यादा बाहर आ गए हैं, तो मुझे रोकना पड़ा। अच्छा, कोशिश ये होती है कि एक बार में ही पूरी कविता पढ़ जाए। तो इतनी बार पहले पढ़ लेते हैं कि कहीं अटके ना, कहीं भाव जो है उससे बाहर ना चले जाए, कविता कहीं हल्की ना हो जाए। तो कविता कभी ऐसा होता है कि कवि का या कवियत्री का फोन आता है कि भाई साहब जो मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर आपने पढ़ दिया। क्या बात है सर। मेरे पास मेरी आवाज़ के सिवा कुछ नहीं है। सर आपकी आवाज़ आपकी पहचान है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर अगर मैं चाहूँ कि हम आज जिस गोष्ठी पर बैठते हैं साहित्य सृजन जी, तो साहित्य को अगर आप अपनी लैंग्वेज में थोड़े शब्दों में इसकी परिभाषित करना चाहें तो आप क्या परिभाषा देंगे? जैसे आजकल बड़ी एब्रीवेशंस बनती हैं, सीबीएसई की एब्रीवेशन बन रही है, ठीक है, सीबीसी की एब्रीवेशन बन रही है, तो अगर आप इसको एक लघु रूप में बच्चों के सामने या फिर आने वाली पीढ़ी के सामने पेश करना चाहे तो आप साहित्य को कम शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए क्योंकि मैं बेसिकली संगीत का विद्यार्थी हूँ, लेकिन साहित्य के बारे में देखिए ये है कि जो चीज़ छोटे कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी। हाँ जी। समंदर को एक लोटे में भर ले, घड़े में भर ले, साहित्य वो चीज़ होती है जो प्रकट करती है। देखिए एक हम लोग बचपन में रसखान के सवैये, हाँ जी, और मीरा की कुंडली ये सब पढ़ा करते थे। तो एक मुझे रसखान का सवैया याद आ रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सरेश हुजा ही निरंतर गावे, और जाही अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहे अहीर की छोहरियाँ छचिया बर छाछ पे नाचे नचावे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आत्मसात किया है। आजकल सिलेबस में भी वो नहीं है, सर, नहीं है। तुलसीदास कहाँ है, कबीर कहाँ है, बहुत कम रह गए हैं। मध्ययुगीन कवियों को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने संस्कार को खत्म कर देंगे, हम अपने साहित्य को खत्म कर देंगे।
नया आना चाहिए, पर पुराने को भूलना नहीं चाहिए सर। बिल्कुल, क्योंकि परिवर्तन तो आवश्यक है, एक शाश्वत सत्य है, बिल्कुल ठीक। समय उसको के आप साथ बदल नहीं बदलना है। सकते, बिल्कुल ठीक सर। लेकिन उसको भूलते नहीं जाना चाहिए। कि आगे दौड़ पीछे चौड़, एक कहावत है पंजाबी में पंजाबी में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें हम सभी साहित्यकार। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके अंदर ऐसे लोगों की कविताएं आनी चाहिए। देखिए, हमने एक प्रयोग किया था, प्रयास किया था एक, जब मैं कॉलेज में था, म्यूजिक का प्रोफेसर। संगीत में तीनों चीजें आती हैं, गायन, वादन और नर्तन, बिल्कुल ठीक। तीनों चीजें आती हाँ हैं। जी। एक चीज है गिद्दा, गिद्दा, भंगड़ा, सम्मी। ठीक है, ये आगे के नाम काट दीजिए। अभी पंजाब के नाम से क्या चीज सामने आती है? गिद्दा गिद्दा या भंगड़ा। भंगड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही डांस की फॉर्म नहीं है। गिद्दा तब किया जाता है जब बाकी लोग घर के शादी में जाते हैं और घर में औरतें रुकती हैं तो अपने जेठ की, अपने ससुर की, अपने उनके हस्बैंड सबकी की बुराई। नकलें उतारती हैं। बिल्कुल ठीक। नकलें उतारना कोई हमारा नृत्य नहीं है। अगर कोरियोग्राफी नहीं है उसके अंदर तो नृत्य है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। दो आगे आती हैं दौड़ के, अपने बुराई करती हैं, हंसती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं और वो चली जाती हैं वापस। हाँ जी। ऐसे ही इसका है भंगड़े का। जब फसलें कटती हैं तो किसान खेतों में नाचते हैं, खुश होते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। तो जब हम कॉलेज में आए तो गिद्दा भंगड़ा का कंपटीशन होता था। लगता था यार ये तो, क्योंकि रिसर्च करवाता हूँ अपने अंडर में, तो वो दिमाग में कीड़ा कहीं ना कहीं लगा रहता है कि यार ये डांस फॉर्म तो नहीं है। एक्चुअली हमने भंगड़े को भी गलत कर दिया है, उसकी फॉर्मेशन बना दी है स्टेज पे करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। स्टेज ही भंगड़ा बन गया है, स्टेज ही गिद्दा बन गया है। जो बाकी नाम आपने लिए, कौन कौन से लिए थे जरा एक बताइए? सम्मी और एक लुड्डी और डंडास और मलवई गिद्दा। मलवई। देखिए, मलवई गिद्दे की खासियत यह है कि वो 60-65 साल के आदमी भी करते हैं। आदमी ही करते हैं, नॉट भी, आदमी ही करते हैं, वो लेडीज नहीं करती। तो हमने प्रयास किया कि कॉलेजेस के अंदर ये फॉर्म ऐसी लाई जाए। देखिए, साहित्य हर जगह है, हर जगह, बिल्कुल। और कला हर जगह है। कला सिर्फ साहित्य में नहीं है, कला हर जगह है, ठीक है ना। तो उसकी ये खासियत होनी चाहिए कि जब कला के बारे में हम बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ सामने वाले को दे के जाए, आनंद ही दे के जाए। हाँ जी, तो बिल्कुल। हम चूंकि रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो हमने क्या किया कि एक स्कूल की टीचर्स का एक कैंप लगाया और उसमें जो बाकी डांस फॉर्म है, जो म्यूजिक, जो डांस की टीचर्स थी, उनको सिखाया। उससे ये फायदा हुआ कि टीचर्स में अगर वो डांस फॉर्म आ गई है तो वो बच्चों में आनी निश्चित है। निश्चित, बिल्कुल ठीक सर। और हमने पंजाब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रोहतक, सॉरी अपना यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी, तीनों ने मिल के एक प्रोग्राम सेट किया कि यार गिद्दे भंगड़े को अलग करके जो बाकी डांसेस हैं पंजाब के, उनका अलग से कंपटीशन किया जाए। ये बात समझने में 3 साल लग गया यूनिवर्सिटी वालों को, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वो अलग किया तो आप देखिए कि ऐसे इस तरीके से वो गिद्दा के अलावा गिद्दा और भंगड़ा का अलग से कंपटीशन किया कि ये अलग कर दो, बाकी डांस फॉर्म्स का अलग कर दो। सर, आपकी ये राय बहुत अच्छी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक इसको सुने और आने वाले जीवन में इसको तालमेल को भी बिठाएं। सर, अंत में सिर्फ कि आप दूरदर्शन के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इसमें अभी दो चीज़ें रह गई हैं, छोटी सी, मैं 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। संस्कार भारती एक संस्था है जो विभिन्न कलाओं के माध्यम से एक ऐसे संवेदनशील समाज की रचना करना चाहती हो जिसके अंदर दया हो। अगर आप किसी भी विधा से जुड़ जाते हो, साहित्य से जुड़ जाओ, नृत्य से जुड़ जाओ, नाट्य से जुड़ जाओ, पेंटिंग से जुड़ जाओ, मूर्ति कला से जुड़ जाओ, तो आपके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ठीक सर। और आपके अंदर आप एक संवेदनशील व्यक्ति बन जाते हो। बिल्कुल ठीक। तो समाज की ऐसे संरचना होनी चाहिए। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं आजकल के माता पिता से, खास तौर पे जिनके पास समय नहीं है। आजकल जब खाना खिलाना होता है तो बच्चों को सामने वो गाने लगा देते हैं माँ बाप,
बच्चा खाना खा लेता है, वो देख कहीं रहा होता है, खा कहीं रहा होता है। ना करें, थोड़ा समय दीजिए बच्चों को। बच्चों को समय देंगे तो आपको समय देंगे। बच्चे की आवाज़ एक बार में बात सुनिए तो आपकी एक बार में बात सुनेगा। बस मेरा यही संदेश है कि बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि वो आने वाला भविष्य है। बिल्कुल ठीक सर। अगर वो भविष्य सुधरेगा, अगर आप कविताएं पढ़ते हैं, आप नाटक में हैं, ये है वो है। मैं म्यूज़िक में था तो मैंने अपने माँ बाप को म्यूज़िक में करते हुए देखा, मैं म्यूज़िक में आ गया। हाँ जी। साहित्य में करते हुए देखा तो मैं साहित्य में आ गया। बिल्कुल ठीक सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वो चीज़ें सिखाई। मुझे कुछ आपसे चीज़ें ऐसी समझने को मिली जो शायद मैं अगर आज का आपका साक्षात्कार ना ले पाती तो मैं इससे वंचित रह जाती। तो दूरदर्शन के सभी श्रोताओं की ओर से सौभाग्य जी का अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने हमें साहित्य के साथ, संगीत के साथ, धार्मिकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। और मैं चाहती हूँ कि ये समय कभी खत्म ना हो। मैं चाहती थी ये समय चलता रहे, पर समय का पाबंद है, उसकी सीमा को हमें देखना पड़ेगा। जी। और मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा सर आपसे मिले और आपसे बहुत सारी बातें करें। धन्यवाद दूरदर्शन की ओर से। मैं अनीता गरेजा आप सभी का मुख्य मंडल की ओर से धन्यवाद करती हूँ।